हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट्स को आगे। कल हमने डिस्कस किया था अ या एन का यूज़ हमको कैसे करना है, और उसके बाद फिर सेपरेटली हमने आ के यूज़ को पढ़ा और एन के यूज़ को पढ़ा। इससे रिलेटेड कुछ और बातों को उसके बाद फिर डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर क्लास की स्टार्टिंग करते हैं इसी के साथ। और कल हमने ये देखा पिछली क्लास में कि आ का यूज़ हम करेंगे ऐसे नाउन्स के साथ जिसमें इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट की होगी, और एन का यूज़ करेंगे ऐसे नाउन्स के साथ जिनकी इनिशियल साउंड वॉवल की होगी। उनकी स्पेलिंग किस लेटर से स्टार्ट हो रही है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। A beggar cannot be a chooser. A student ought to obey his teachers. This car runs 80 kilometer an hour. Birds of a feather flock together. He goes for a walk in the morning. ये कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे यहाँ पर, और इन सेंटेंसेस में आ या एन का जो यूज़ लिखा गया है, किया गया है, तो उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आ बेगर कैन नॉट बी अ चूजर, या आ स्टूडेंट ऑट टू ओबे हिज टीचर। इन सेंटेंसेस में जो आ बेगर लिखा हुआ है या आ स्टूडेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है? एनी बेगर या एनी स्टूडेंट, यानी वन एंड ऑल, इस सेंस में बात आती है। कोई भी बेगर नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता? चूजर नहीं हो सकता। अब देखिए, चूज वर्ब है, और वर्ब के साथ हमने क्या जोड़ दिया? आर जोड़ दिया, यानी ई आर, ए आर या ओ आर। लास्ट में ई पहले से, इसलिए हमको केवल क्या लिखना है? आर जोड़ देना है। अगर हम ये जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, वो बन जाएगा नाउन। तो चूजर जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो हम बिना आर्टिकल के उसको नहीं लिख सकते। जैसे हम ये नहीं लिख सकते कि ही इज स्टूडेंट, ये लिखना गलत हो जाएगा। हमको सही तरीके से क्या लिखना होगा? ही इज अ स्टूडेंट। नाउन जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल होगा तो हमको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, और जब आर्टिकल यूज करना पड़ेगा तो यहां पर चूजर के लिए आपको आ यूज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा अ बेगर कैन नॉट बी अ चूजर, मतलब कोई भी बेगर चूजर नहीं हो सकता है। ये हिंदी में कहावत जैसे होती है कि मतलब दान की बछिया के दांत नहीं गिने जा सकते। इसका मतलब क्या इंग्लिश में कहा जाता है? अ बेगर कैन नॉट बी अ चूजर। जो बेगर है उसको जो भी चीज़ दे दी जाएगी आर्म्स के तौर पर, चैरिटी के तौर पर, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। चूज़ करके नहीं लेता कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं लूँगा, ये चीज़ मैं लूँगा, है ना। तो फिर क्या कहा जाता है? अ बेगर कैन नॉट बी अ चूज़र। तो यहाँ पर मीनिंग क्या आ गई? एनी बेगर, एनी बेगर।
इस आ बेगर का सेंस हुआ है। इसी तरह से अ स्टूडेंट ऑट टू ओबे हिज टीचर, इसका मतलब एक स्टूडेंट को ओबे करना चाहिए अपने टीचर को, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए बात आ रही है ना, यानी एनी स्टूडेंट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स। यानी यहां पर जो आ है वो अपने पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ स्टूडेंट ऑट टू ओबे हिज टीचर। दिस कार रन्स 80 किलोमीटर्स एन आर। यहां पर एन आर का हमने जब यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, पर आर, प्रति घंटे। तो ए या एन का यूज हम किसके सेंस में करते हैं, पर के भी सेंस में करते हैं। जैसे आ का यूज करना हो हम ये लिख दें कि ही अर्न्स 50,000 रुपीज आ मंथ। आ मंथ का मतलब पर मंथ। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक जैसे पंख वाले जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो एक साथ झुंड में रहते हैं। इसका मतलब जैसे चोर चोर मौसेरे भाई ये कहा जाता है। एक जैसी आदतों वाले लोग जो है एक संगति में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है बर्ड्स ऑफ अ फेदर, तो अ फेदर का मतलब क्या हो गया, अलाइक। आ का मतलब अलाइक है यहाँ पर, एक जैसे पंख वाले। अ फेदर का मतलब क्या है, ये नहीं कि एक पंख वाले, मतलब एक पंख का मतलब एक जैसे पंख वाले, केवल एक पंख संख्या को नहीं बता रहा है ये। ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। यहां पर आ का यूज कैसे कर दिया गया, अगर हम वर्ब को एज अ नाउन यूज करते हैं सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब आपकी क्या हो गई, गोज हो गई, और यहां पर जो वॉक है इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ नाउन यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। तो जब ये एज अ नाउन यूज होगा तो अपने साथ आर्टिकल का यूज लेगा। जैसे गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ राइड, टू हैव अ टॉक, गो फॉर अ स्विम। तो ऐसे में जब हम वर्ब को एज अ नाउन सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहां पर भी हमको आर्टिकल का यूज करना होगा। ठीक है ना, यहां तक बातें क्लियर। तो इसका मतलब ए या एन का यूज केवल एक के ही सेंस में नहीं होता है, कई सेंस में ये बात की जाती है। कल हम लोगों ने एक के सेंस में बात की थी, जैसे हम लिख दें कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो टेबल पर क्या है, एक किताब है, एक के सेंस में हमने बात कर ली। अच्छा, हम ए या एन का अगर यूज करते हैं या वन का यूज करते हैं तब इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इसको जरा हम नोटिस करते हैं कि क्या है डिफरेंस ए एन और वन के बीच में। एक सेंटेंस हमने लिखा अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यहां पर हमने अ काउ यूज किया। अच्छा, ये अ किसके लिए है, क्योंकि एनिमल आपने नाउन यूज कर दिया है, और यूजफुल बोलेंगे तो साउंड कैसी, या की साउंड लेगा, लगा एनिमल की वजह से ही है। वैसे हम एन एनिमल कहेंगे लेकिन अ यूजफुल एनिमल कहेंगे। तो अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। वन काउ इज नॉट इनफ। one cow is not enough for such a big family. One cow is not enough for such a big family. यहां पर देखिए हमने क्या यूज किया है, आ का यूज किया है कि आ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहां पर इसकी मीनिंग क्या हो गई, एनी काउ, या फिर हम कह सकते हैं ऑल काउज। एनी काउ कहेंगे या ऑल काउज कहेंगे। कोई भी गाय जो है वो क्या होती है, एक यूजफुल एनिमल होती है, या हम कह सकते हैं कि जितनी भी गाय होती हैं, अगर हम प्लूरल में लिखेंगे तो फिर आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ए एन तो वैसे भी नहीं हो सकता, फिर हम द भी नहीं यूज करते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल्स ऐसे लिखते हैं। तो ऑल काउज के सेंस कोई भी ये देता है। अगर हमने ये कहा कि एक गाय, या फिर केवल गाय हम हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि गाय एक उपयोगी पशु होता है, तो इसका मतलब क्या, हर एक गाय के बारे में लागू हो रही है बात। यहां पर वन जब हम कहते हैं तो ये नंबर पर जोर देता है।
ये उस नाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, काऊ के बारे में बात की जा रही है, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से आप बिना आर्टिकल के नहीं ले सकते। काऊ इज अ यूजफुल एनिमल नहीं कह सकते हैं, अ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल या द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, ऐसे आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वन काऊ इज नॉट इनफ फॉर सच अ बिग फैमिली, यानी इतने बड़े परिवार के लिए एक गाय पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर जोर हमारा किस चीज़ पर है, नंबर पर है। एम्फेसिस किस पर है, नंबर पर है। इसका मतलब क्या है कि दे नीड टू और मोर काउस, दे नीड टू और मोर काउस। अगर कहा गया कि एक गाय पर्याप्त नहीं है इतनी बड़ी फैमिली के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको दो या फिर दो से ज़्यादा गायों की ज़रूरत है। तो ये वन एक नंबर पर जोर देता है, जबकि आ किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे ही इज़ आ स्टूडेंट, मतलब वो क्या है, एक स्टूडेंट है ना। तो ये फ़र्क है आ या एन का यूज़ करने में और इसके अलावा वन का यूज़ करने में। वन में नंबर पर जोर होता है। फिर अगली बात हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल द। जो डेफिनेट आर्टिकल है द, इसके यूज को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल द इज यूज्ड when we make a noun definite और स्पेसिफिक। पहली बात ये हो गई, जब हम किसी नाउन को क्या करते हैं, डेफिनेट बनाते हैं, डेफिनेट बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक, डेफिनेट कह लें या स्पेसिफिक कह लें, निश्चित बनाते हैं, विशेष उसको हम बनाते हैं, तब फिर ऐसे में क्या यूज़ करना होता है, हमको आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। आर्टिकल द का यूज़ होगा ऐसे में। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज सिटिंग beside Rohan is my neighbor। यहां पर हमने क्या यूज कर दिया, द का यूज कर दिया है ना। क्या कहा हमने, द मैन, और कौन सा मैन, हु इज सिटिंग बिसाइड रोहन, जो रोहन के पास बैठा हुआ है। और उस मैन के बारे में बात आगे क्या हो रही है, इज, इसलिए ही नहीं लिखा गया, द मैन आ चुका है, जिसका मतलब क्या है, द मैन इज माई नेबर। द मैन ही इज माई नेबर नहीं कहा जा सकता, द मैन इज माई नेबर। और कौन सा मैन, हु इज सिटिंग बिसाइड रोहन। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, उसके अलावा, और बिसाइड का मतलब बाई द साइड ऑफ, मतलब उसके पास, उसके बगल में जो बैठा हुआ। तो जो आदमी रोहन के बगल में बैठा हुआ है मेरा नेबर है। तो हम एक डेफिनेट आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा वाला आदमी, जो रोहन के पास बैठा हुआ है। तो हमने इसके ये जो नाउन लिखा हुआ है इसको हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। ये नाउन हमारा हो गया स्पेसिफिक, इसलिए हम यहाँ पर मैन नाउन के पहले आर्टिकल क्या यूज कर देंगे, द यूज कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा हुआ, द मैन हु इज सिटिंग बिसाइड रोहन इज माई नेबर। दूसरा पॉइंट, when we repeat a noun,
जब हम किसी नाउन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो अगर नाउन को रिपीट करेंगे तो फिर ऐसे में हमको यूज करना होगा क्या, द यूज करना होगा उसके रेपिटेशन पर। ठीक है, अगर नाउन का रेपिटेशन होगा तो ऐसे में हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देयर इज अ बुक ऑन द टेबल द बुक इज रोहन्स। यहां पर क्या कहा गया, पहले हमने अ बुक का यूज किया क्योंकि हम वहां पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक है। अब इस बुक को, इस नाउन को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, रेपिटिशन हो रहा है, रेपिटिशन हो रहा है। और जब हम रेपिटिशन करेंगे तो ऐसे में फिर हम जब दोबारा उस नाउन को लिखेंगे, या तो आप प्रोनाउन का यूज कर दीजिए, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल इट इज रोहन्स, इट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नाउन को लिखेंगे, रिपीट करेंगे, प्रोनाउन के लिए तो आर्टिकल नहीं आएगा, नाउन के लिए आर्टिकल आ जाएगा। इट अगर लिखा है तो हम वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम नाउन को रिपीट करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, द, क्योंकि अब ये इसी बुक के बारे में बात हो रही है। आप बुक लिख देंगे तो फिर से हो जाएगा, कोई भी बुक हो सकती है वो। तो इस वजह से क्या लिखा गया कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल द बुक इज रोहन्स। तो ये दो बातें हुई यहां पर कि जब हम किसी नाउन को डेफिनेट या स्पेसिफिक बनाते हैं, और दूसरी बात क्या कि जब हम किसी नाउन के बारे में दोबारा आगे बात करते हैं, जब हम उसको रिपीट करते हुए बात करते हैं, तो फिर दोबारा में हमको क्या करना होगा, उसको डेफिनेट या स्पेसिफिक वो हो ही जाता है, उसी के बारे में बात हो रही है, इस वजह से वो क्या हो गया, द का यूज हो गया। फिर अगली बात आपकी आती है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो अगली बात हमारी क्या आ रही है कि बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो एडजेक्टिव है अगर हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको क्या करना होगा, उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना होगा। अगर उससे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव वगैरह नहीं आया है, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट से पहले हम द नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो डिटर्मिनर के तौर पर वहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे भी डिटर्मिनर्स हैं जिनके साथ हम द का यूज़ करते हैं, जैसे ऑल के साथ द आ जाता है, ऑल द बुक्स कह दें, ऑल द बॉयज़ कह दें, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन डिटर्मिनर्स के साथ आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, किन के साथ नहीं करना है। तो क्या कहा गया, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर हम एक सेंटेंस लिख लें, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन ग्रामर, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन ग्रामर। तो जो हमने बेस्ट यहां पर लिखा, ये इस नाउन के लिए क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की हो गई। और जब ये सुपरलेटिव डिग्री हमने यहां पर लिख दी, तो फिर इससे पहले हमको क्या करना होगा, आर्टिकल द का यूज करना होगा, और हम इसको लिखेंगे दिस इज द बेस्ट बुक ऑन ग्रामर, मतलब ये ग्रामर पर सबसे अच्छी किताब है। अच्छा, अगर हम वन ऑफ का यूज करते हैं तो थोड़ा सा ये सेंटेंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन ग्रामर।
तो अगर हमने ऐसा लिखा तो ये गलत हो जाएगा। अगर वन ऑफ का यूज़ आपने किया है सेंटेंस में, अगर आपने वन ऑफ का यूज़ किया है तो इसके साथ जो आप नाउन लिखेंगे वो कैसा लिखना पड़ेगा? प्लूरल लिखना पड़ेगा। वन ऑफ का मतलब उनमें से एक, उनमें से एक, तो कई होंगे तभी उनमें से एक कहा जा सकता है। तो इस वजह से हमको क्या करना होगा? इस बुक को बुक्स लिखना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस होगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन ग्रामर, मतलब ये ग्रामर पर सबसे अच्छी बुक्स में से एक है। जैसे वन ऑफ हिम नहीं कह सकते, वन ऑफ देम कहना पड़ेगा। वन ऑफ मी नहीं कह सकते, वन ऑफ अस कहना पड़ेगा। तो वन ऑफ के बाद जो आप नाउन लिखेंगे वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। वन ऑफ के बाद लिखा हुआ नाउन हो या प्रोनाउन हो, जैसे अभी प्रोनाउन के एग्जांपल्स मैंने दिए कि वन ऑफ देम, तो देम क्या है? वो दे से बना हुआ है, प्लूरल है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन ग्रामर। इस टाइप में ये सेंटेंसेस हम लिखेंगे अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया गया है। अगली बात आपकी ये आती है, अच्छा कंपैरेटिव डिग्री में कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो अगली स्लाइड में है ना, अगले पेज पर हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। बिफोर द ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अब ये ऑर्डिनल नंबर क्या है? ये ऑर्डिनल नंबर क्या है? जो ऑर्डर को, क्रम को बताए, जो ऑर्डर को या क्रम को बताए। जैसे अगर हम 1 या 2 या 3 ये लिखेंगे तो ये कार्डिनल नंबर्स कहे जाते हैं। इनको हम क्या कह देंगे? ये हैं आपके कार्डिनल नंबर्स। और अगर हम लिख लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये ऑर्डर को, क्रम को बताते हैं और इनको हम क्या कह देते हैं? ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो यहां पर बात आ रही है कि अगर हम ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव का अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऐसे में हमको क्या करना होता है? उसको डेफिनेट या स्पेसिफिक जब बनाना है तो हम द का यूज कर देते हैं, है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was first astronaut to set foot on the moon। और ऑप्शन हमारे पास आ गए अ या एन या द या फिर नो आर्टिकल। हम आ यूज़ करें, एन यूज़ करें, द यूज़ करें या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करें। तो आर्टिकल हमको यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोनॉट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जैसे ही इज़ गुड बॉय नहीं कह सकते, ही इज़ अ गुड बॉय आपको कहना पड़ेगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग बुक नहीं कह सकते, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक आपको कहना पड़ेगा। तो अगर हमने एस्ट्रोनॉट लिखा और उससे पहले जो हमने फर्स्ट लिखा है ये ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव है और ये इस पर्सन को डेफिनेट भी बना रहा है, क्योंकि जो पहला आदमी होगा मून पर कदम रखने वाला, पहला एस्ट्रोनॉट कहा गया, तो पहला क्या है? एक डेफिनेट है। कई लोग तो थे नहीं पहले जिनमें से वो एक है। तो इस वजह से हम ऐसे में क्या करेंगे? यहाँ पर हम द यूज़ कर देंगे। तो सही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first astronaut to set foot on the moon। ठीक है, ये आपको फ्रेजेस भी ध्यान रखने होंगे। जैसे टू सेट फुट, इसका मतलब क्या है कि कदम रखना। तो सेट द फुट या सेट अ फुट ऐसा नहीं कहा जा सकता, टू सेट फुट, है ना। अच्छा, हम ऑर्डिनल्स के साथ कब हम आ का यूज़ कर देते हैं? तब हम यूज़ करेंगे जब वो कई में से एक हो। जैसे इंग्लिश
इज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। अ सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो गई? हमारी मदर टंग हो गई, जो भी हम बोलते हैं, चाहे हिंदी बोलने वाले हों, चाहे पंजाबी बोलने वाले हों, गुजराती बोलने वाले हों, तमिल बोलने वाले हों, वो फर्स्ट लैंग्वेज हो गई। और इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनमें से वो एक है। ठीक है, तो क्या है, वो एक दूसरी लैंग्वेज के तौर पर मतलब हम सीखते हैं, चाहे हम इंग्लिश को सीखें या कोई और भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, जैसे फ्रेंच सीखें। तो क्या है कि वो सेकंड लैंग्वेजेस में कई हैं, और इसमें केवल द सेकंड लैंग्वेज हम नहीं कह सकते कि वो इंग्लिश ही सीखेगा दूसरी लैंग्वेज, बल्कि क्या है, कई में से एक हो सकती हैं। तो आ सेकंड लैंग्वेज ऐसे कह दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आ सेकंड हैंड कार, तो इसका मतलब बहुत सारी कार्स हैं, उनमें से एक है। लेकिन फेब्रवरी इज आ सेकंड मंथ ऑफ द ईयर नहीं कह सकते, द सेकंड मंथ, क्योंकि वो कई में से एक नहीं है, वो कई में से एक नहीं है। सेकंड मंथ जो होता है वो क्या है, फेब्रवरी ही है, वो डेफिनेट है। इस वजह से हमको द सेकंड मंथ लिखना पड़ेगा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून। यहां पर ये दो बातें हमने डिस्कस की। अगली बात क्या है, अच्छा, अगर हम इसका यूज़ एडवर्ब के तौर पर कर लें या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम एडवर्ब के तौर पर कर लें, तो फिर वहाँ पर हम द का यूज़ ऑमिट कर देते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में द एडवर्ब के तौर पर भी आ सकता है। जैसे हम ये लिख दें, दिस इज़ द आई लाइक दिस बुक मोस्ट, या आई लाइक दिस बुक द मोस्ट। हालांकि द मोस्ट का यूज़ कम किया जाता है, आई लाइक दिस बुक मोस्ट। तो ये लाइक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और मोस्ट जो हमने लिखा वो सुपरलेटिव डिग्री तो हो गई, लेकिन वो एडवर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह से हम फर्स्ट का यूज़ अगर एडवर्ब के तौर पर कर लें, जैसे ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, तो स्टैंड्स द फर्स्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टैंड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और वो क्या होगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है कि बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, या यहाँ पर हमने क्या कह दिया कि बिफोर द ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो एडजेक्टिव है उसका अगर ऑर्डिनल नंबर है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अब अगली बात आती है कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री की अगली बात हमारी आएगी, द इज ऑल्सो यूज्ड with the adjective in comparative degree when स्थितियां होती हैं, है ना, और वो क्या है, इसमें पहली बात आपकी आ जाती है, पहली बात क्या आ जाएगी इसमें, a choice is shown between two persons or things। ठीक है, पहली बात ये हो गई, द का हम यूज कर सकते हैं किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करने के लिए दो शर्तें हैं। वो क्या, पहली बात क्या है कि अ चॉइस इज शोन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। जब दो पर्सन्स या थिंग्स के बीच हम चॉइस को बताना चाहते हैं, दो में से एक को अगर हम चुन रहे हैं, तो फिर ऐसे में हमको क्या करना है, द का यूज करना है। एग्जाम्पल हम देख लें यहां पर, तरुण is better off the two boys। सेंटेंस अगर हमारे सामने है, तरुण इज बेटर ऑफ
द टू बॉयज। द टू बॉयज कहने का मतलब क्या है? दोनों लड़कों में से। अगर हम टू बॉयज कहेंगे तो दो लड़के, लेकिन जब हम द टू बॉयज कहेंगे तो इसका मतलब दोनों लड़के, यानी ये डेफिनेट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होना है। तो दोनों लड़कों में से तरुण क्या है? बेहतर है। यहाँ पर चॉइस हो गई, मतलब ये नहीं बताया गया कि तरुण किससे बेहतर है, बल्कि दोनों में से वो बेहतर है, एक चॉइस है, मतलब दूसरे से बेहतर है, वो एक अंडरस्टूड बात है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये चॉइस को दिखा रहा है। तो ऐसे में बेटर से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? बेटर से पहले हमको यूज करना पड़ जाएगा द। ठीक है, तो सही सेंटेंस आप जो लिखेंगे वो हो जाएगा तरुण इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। दोनों लड़कों में से तरुण बेहतर है। तो ऐसे में हमने क्या किया? बेटर से पहले द यूज कर दिया, द बेटर ऑफ। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज तभी कर सकते हैं जब नंबर यहां पर कितना होगा? 2 होगा, बिटवीन टू पर्सन्स। जैसे ही 2 से ज़्यादा होगा तो फिर हमको सुपरलेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम 3 बॉयज़ कहते हैं, 4 बॉयज़ कहते हैं, तो हमको द बेस्ट लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो पहली बात ये हो गई कि जब हमको चॉइस शो करनी होती है 2 पर्सन्स या थिंग्स के बीच में, तो फिर हम क्या कर देते हैं? द का यूज़ करेंगे। और अगली बात आपकी आ जाती है क्या? अगली बात आपकी आ जाएगी इसमें, a parallel increase or decrease is shown। यानी when, जब आप पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज इज शोन, मतलब किसी चीज में जब हमको एक बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में क्या दिख रहा है, मतलब एक कंपैरिजन, पैरेलल कंपैरिजन दिख रहा है, कंपैरिजन दिख रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति को, हालांकि कभी कभी ये हो सकता है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है, ऐसा भी हो सकता है ना। एग्जांपल्स देखें। द हार्डर you work, the better you can do। क्या कह दिया गया? द हार्डर यू वर्क, जितना ही तुम ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ही ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, द हार्डर यू वर्क, और उसके बाद फिर क्या बताया गया? द बेटर यू कैन डू। दोनों ही क्लॉज आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होंगी। ये कॉमा से हमने क्लॉज को सेपरेट किया। दोनों क्लॉजेस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होंगी और दोनों से पहले हमको क्या करना हुआ? द का यूज करना हुआ। द हार्डर यू वर्क, हार्ड यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि वर्क वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। तो ही वर्क्स हार्ड, हार्डली का मतलब ना के बराबर होता है, वो भी एडवर्ब होता है लेकिन मीनिंग अलग है उसकी, वो ना के बराबर एक नेगेटिव टोन को देता है। तो ही द हार्डर यू वर्क, मतलब जितना ही ज़्यादा तुम कठिन परिश्रम करोगे, द बेटर यू कैन डू, मतलब उतना ही बेहतर तुम कर सकते हो। इसका मतलब द बेटर यू कैन परफॉर्म, उतना ही तुम्हारा परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर दोनों में अगर आप देखेंगे तो बेटर भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, डू वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। जितना ही और उतना ही, ऐसी मीनिंग आती है, जितना ही और उतना ही, राइट। जितना ही और उतना ही, जैसे ये कहा गया कि द हार्डर यू वर्क, यानी जितना ही तुम कठिन परिश्रम करोगे, द बेटर यू कैन डू, उतना ही बेहतर तुम कर सकते हो। ठीक है। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना ही ज़्यादा उसको मिलता है, द मोर ही वांट्स मतलब उतना ही ज़्यादा वो और चाहता है। कभी कभी मैंने क्या बताया, एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, ये एक जो है एग्जाम्पल है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास।
द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, यानी जितनी ही ज़्यादा जल्दबाजी की गई उतना ही ज़्यादा लेस स्पीड रही। यानी कभी कभी हम जल्दबाजी में काम करते हैं और काम बेहतर होने की जगह पर उसमें कुछ बिगड़ जाता है, फिर उसके बाद जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो क्या कहा गया? द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम और समझ लें। ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, कब इसके साथ हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, कब हम इसके साथ आ या एन का यूज़ करेंगे, और कब हम उसके साथ द का यूज़ करेंगे। तो ये एक छोटी सी बात है जिसको हम लोग डिस्कस कर लें। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें होंगी आपकी, जिसमें जो द है कुछ नाउन्स के साथ, प्रॉपर नाउन्स, नेम्स के साथ। जनरली तो हम प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं करते हैं, लेकिन किन के साथ हम करेंगे, किन स्थितियों में होगा, तो इस पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर आइए देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड कुछ बातों को जो यहाँ पर ध्यान रखना है। यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल इज बेटर देन यू। देन यू का मतलब देन यू आर, यानी यू हमारा नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट में है। तो राहुल इज बेटर देन यू, ये सेंटेंस अगर हमने लिखा तो ये बेटर आपका एडजेक्टिव हो गया, और बेटर के साथ हमने यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया। कोई भी आर्टिकल हमने बेटर के साथ नहीं यूज़ किया। और क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि नाउन नहीं है, नाउन नहीं है। जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। ही इज़ रिच, ही इज़ अ रिच नहीं कह सकते। जब नाउन जोड़ देंगे तो ही इज़ अ रिच मैन या ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, नाउन जोड़ने पर हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो दूसरा सेंटेंस हम ये ले लेते हैं, अगर लिख दिया गया राहुल इज अ बेटर सिंगर देन यू। देन यू का मतलब देन यू आर, क्योंकि यहां पर क्या है, बी वर्ब का यूज किया गया। तो राहुल इज अ बेटर सिंगर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेटर जो आपने लिखा है, इससे पहले आपने आर्टिकल भी यूज किया है। और क्यों आर्टिकल यूज किया है? क्योंकि इसके साथ नाउन आ गया है। यहां पर नाउन नहीं था, तो हमने क्या लिखा कि राहुल इज बेटर देन यू। यहां पर हमने क्या लिखा? राहुल इज अ बेटर सिंगर देन यू। अच्छा, एक चीज और हमको ध्यान में रखनी है, वो ये, दूसरी बात क्या है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ही इज अ बेटर सिंगर देन अ डांसर। अगर हम ये सेंटेंस ऐसे लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। ही इज अ बेटर सिंगर देन अ डांसर। तो यहां पर बेटर जो आपने लिखा, इससे पहले आर्टिकल हम यूज करेंगे क्योंकि नाउन आ गया है सिंगर। बिल्कुल सही, ऐसा किया जाएगा। लेकिन जो आपने यहां पर डांसर लिखा है, ये है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन यहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ही है, इसी के बारे में बात हो रही है। वही क्या है? सिंगर है। और वही क्या है? डांसर है। मतलब वो सिंगर भी है, डांसर भी है, लेकिन डांसर के कंपैरिजन में वो सिंगर ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा वो गा लेता है, उतना अच्छा वो डांस नहीं कर पाता। अगर हम अ डांसर लिख देंगे तो फिर कोई और पर्सन हो जाएगा, एक डांसर से वो इसका मतलब हो जाएगा। तो ऐसे में फिर आपको दोबारा आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है। और अगली बात जो हमारी आती है वो ये है
अगली बात हमारी जो रहेगी वो ये, जो अभी हमने की थी, ही इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। अगर हमको ये कहना है कि दोनों सिंगर्स में से, दोनों गायकों में से वो बेहतर है, तो यहां पर हमको द का यूज करना पड़ेगा और इसके बाद हमेशा क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ आ जाएगा। और कितने पर्सन्स की या थिंग्स की बात होगी, जैसे हम यहाँ पर कंपैरिजन पर्सन्स में कर रहे हैं तो दो की बात होगी, दो से ज़्यादा हो जाएगा तो बात हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि कैसे हमको इनका यूज़ करना है। उसके बाद फिर द के यूजेस को लेकर के अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे रिवर्स वगैरह हैं उनके नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं, ट्रेन्स हैं, प्लेन्स हैं, इनके नाम के साथ द होगा, डायरेक्शंस के नाम के साथ होगा। कब हमको कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करना है, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पर, फिर उसकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार कायदे से रिवाइज कर लेंगे दोनों वीडियोस को देखते हुए, पिछला वाला और ये आज का। उसके बाद फिर आप अगले कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। तो टिल देन, गुड बाय।